साजिद तारर साहब मौजूद हैं जो कि मुस्लिमिटी को यूएसए में जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक ही इज़ द बेस्ट। सर वेलकम टू द शो। और मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि अभी अमेरिका के अंदर कितनी तशवीश है, क्योंकि जेडी वेंस तो जब यहाँ पर आ रहे थे उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के लग रहा था कि वो पीसफुल टॉक के लिए आ रहे हैं और कोई ना कोई डील लेकर जाएंगे, लेकिन जाते हुए ये कह गए कि नहीं, हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको ईरान ने मीट नहीं किया। तो वहाँ पर कितनी तशवीश है अमेरिका में और जो अवाम है उसमें भी और मीडिया में भी? देख फिजा, सबसे पहले तो अर्ज ये करना चाहूंगा कि मैं 2-3 सिनेरियो आपके देखने वालों के सामने रखना चाहूंगा कि क्या हुआ है, क्या होना चाहिए था और ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स क्या हैं, मसला कितना बड़ा है, लेकिन जरूरत क्या है। मैं 3-4 सिनेरियो, 3-4 एंगल्स आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। 15.5 शराइत में से मेरे ख्याल में 14.5 शराइत के ऊपर एग्रीमेंट हो चुका था और सबसे बड़ा मोजा यह था कि दोनों पार्टियां, ईरान और अमेरिका, जंगों के बावजूद, डिसएग्रीमेंट्स के बावजूद, माजी के एक तल्ख माजी के बावजूद दोनों एक टेबल पर ना सिर्फ इकट्ठे थे, सारा दिन चाय पीते थे और बल्कि लंच डिनर इकट्ठे फूड खाते रहे। लेकिन क्या स्पॉइलर सामने आया कि जेडी वेंस साहब को अमन की ट्रॉफी के बगैर वापस आना पड़ा। और मैं यहां अर्ज करना चाहूं, ये ट्रॉफी जो थी ये उनकी गारंटी थी 2028 के, उन जरूरत थी 2028 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जो उसके उम्मीदवार हैं, लेकिन वो नहीं ला सके। इस वक्त कई खदशात जन्म ले रहे हैं। मैं एब्सोल्युटली आपकी बात से एग्री करूंगा कि अभी 13 दिन बाकी हैं, 13 दिन अभी सारी चीजें खत्म नहीं हुई हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि एवरेज अमेरिकन बेजार था, एग्जॉस्टेड हो चुका है, महंगाई में पिस रहा है, दुनिया के कई ममालिक के अंदर पेट्रोल राशनिंग शुरू हो चुकी है, 3-3 घंटे की लाइनें हैं और दुनिया चाह रही थी, ये जरूरत है कि इस जंग को खत्म करके उठते, परमानेंट सीज फायर लेकर उठते, दुनिया खुशखबरी, स्टॉक मार्केट्स बहाल होती, आपना हरमुज में से ट्रैफिक शुरू होती, महंगाई का सैलाब नीचे आता और पूरी दुनिया के अंदर रोजमर्रा जिंदगी जो है वो मामूल पर आती। लेकिन ये नहीं हो पाया। अब मैं दूसरा एंगल आपके सामने ये रखना चाहूंगा कि इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी की सिचुएशन, एक तो नवंबर का इलेक्शन सामने है, 14 मई को प्रेसिडेंट ट्रंप का दौरा चाइना का मतवक्को है, वो एक साइड पे हट गया है, रुक चुका है, क्योंकि वो कंटीजेंट था इस जंग के सोल्यूशन के ऊपर। अब अगला पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा कि पाकिस्तान, सबसे पहले तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि आज भी अभी तक ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद है। अगले 13 दिन पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान इसके अंदर दोबारा एक मैसेंजर का रोल अदा करेगा। पाकिस्तान और इस्लामाबाद का नाम दुनिया के हर कैपिटल में गूंजेगा। हर टीवी चैनल पाकिस्तान का दिन में 10-10 दफा जिक्र करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे ही है। और जी बिल्कुल। और जो जिस तरह मैं समझता हूं कि टाइम मैगजीन ने 2 दिन पहले आर्टिकल लिखा जिसका उन्वान था कि रीब्रांडिंग पाकिस्तान एज अ पीस ब्रोकर, तो मेरे ख्याल में जो रोल पाकिस्तान ने अचीव किया है और 11 महीने के अंदर दूसरा मास्टर स्ट्रोक है बुनियादुल मरसूस के बाद, मैं ये समझता हूं ना सिर्फ नोबेल पीस प्राइज, बल्कि आपने जिस तरीके से, आपकी सियासी और अस्करी क़यादत ने जिस तरीके से रियाज, बीजिंग, तेहरान और वाशिंगटन डीसी को एक टेबल पर लेकर आए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, मैं समझता हूं ये फ्यूचर में तारीख के अंदर लिखा जाएगा कि किस तरीके से एक मुल्क जिसके बारे में बहुत बड़े अच्छे से आपने, साजिद साहब, तारिक साहब, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। आपका पॉइंट आ गया है, बड़े क्लियर आपने पिक्चर अमेरिका के अंदर और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर क्या चल रही है आपने वो पोर्ट्रे कर दिया। बट साहब, अब ये जिस तरीके से हम सीज फायर की बात कर रहे थे कि सीज फायर तो अभी भी कायम है, पाकिस्तान की बिगेस्ट अचीवमेंट इस पूरे मुज़ाकरात के टेबल में आपको क्या नज़र आती है? देखें फ़िज़ा, बात यह है, अभी हम साजिद तारड़ भाई हमारे साथ हैं, उनसे भी मैं बात पूछता हूँ। उन्होंने बड़ी एक अहम बात की है कि डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन ये पूछने से कबल मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ। आप ज़रा दोनों को ज़रा कंपैरिजन कर लेना पहले कि ये मुज़ाकरात के नतीजे में हम अपना कमेंट करते हैं, हम अपना तज़किया देते हैं, ये क्या कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर तर्जुमान जो दफ्तर खारजा ईरान है
वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, 3 लाइनों की स्टेटमेंट दे रहा है इस्माइल बकाई साहब। वो फरमा रहे हैं कि सफारतकारी कभी ख़त्म नहीं होती, ये कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का एक ज़रिया है, ये तोक़ा नहीं चाहिए थी, हम एक नशिस्त में किसी मुआहदे तक पहुँच जाएंगे। मेरे ख्याल में किसी को भी ऐसी तोक़ा ऑलरेडी नहीं थी, ये वो कह रहे हैं। ईरान का मौक़िफ़ आ गया कि जी हम कर रहे हैं। अब अगर आप दूसरा मौक़िफ़ ज़रा गौर फरमा ले कि आप जो जेडी वैंस साहब हैं, जिनको हम जेम्स डेविड वैंस कहते हैं और प्यार से जेडी साहब कहते हैं, आप फरमाती है, वैसे मैं तो जेम्स डेविड ही कहता हूं उनको, लेकिन उसमें अगर आप उनका ज़रा गौर फरमा ले, वो रवाना हो गए। वो रवाना होते हुए 2 फिक्र वो भी कह गए हैं। वो कहते हैं जी मैं तो जा रहा जे अमरीका वापस बगैर को शाइन कीते। क्यों ऐसा कह रहा है? वो कहता है कि हम एक हतमी और बेहतरीन ऑफर जो है हमने पेश कर दी है ईरान को, यानी ऊपर से शुरू करके अपनी बॉटम लाइन हमने दे दी है, मुज़ाकरात की टेबल रख दी है, और ये हमारी लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन है जो हमने बेहतरीन पेशकश जो है वो ईरान को दी है। ईरानी अभी इसे कबूल करते हैं या नहीं करते? अब ये डॉट्स मिलाएं और साजिद तारड़ साहब की बात पे गौर करें। साजिद तारड़ साहब कह रहे थे कि ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद है। जब वैंस जा रहा है बाहर तो वो जाते हुए कह रहा है कि हमने आपको ऑफर कर दी है और ये बेहतरीन ऑफर दे दी है, ईरान ने अब इसका जवाब देना है, हम इंतजार कर रहे हैं। तो साजिद तारड़ साहब आप ये बताएं कि आपने वो 14.5 और 15.5 का को फिगर भी दिया है जिसमें आपने फरमाया कि टर्म्स एंड कंडीशन और MOU साइन हो गए। जेडी वैंस भी कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि जनाब हमने अपनी फाइनल ऑप्शन दे दी है। डेलीगेशन भी आप फरमा रहे हैं कि वो अभी तक ताहाल पाकिस्तान में है। और यार ईरान फिर क्या जवाब दे सकता है कि जो उधर से जो फसादी बेबी है वो उसका मिसाइल फिर आएगा और ये मामला फिर खराब होंगे? काबिल एहतराम साजिद भाई। देखिए मैं इसमें बिल्कुल एग्री करूंगा। इसके ऊपर सिनेरियो ये है, इस वक्त अमेरिकन ये चाहते हैं कि फ्यूचर गारंटीज दी जाएं कि एटॉमिक एक तो यूरेनियम जो है उसको इनरिच करना और फ्यूचर के अंदर भी किसी एटॉमिक वेपन की तरफ नहीं जाना। इसका सूटेबल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इसका सूटेबल हल जो आएगा कि 5 साल की या 10 साल की पाबंदी लगाई जाए और उसके बाद इसको ओपन किया जाए। ये तो एक सिनेरियो मौजूद है। लेकिन जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि मैं वॉशिंगटन DC में आज खुद कई खदशात मेरे ज़हन में जन्म ले रहे हैं कि क्यों स्पॉइलर आया इसके, ये और ये मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये लास्ट मिनट इसको चीज को ऐड किया गया है वॉशिंगटन DC पे और इसको एक ब्रेकिंग पॉइंट बनाया गया है। मुझे अभी भी खदशा ये है कि वो जिसका जिक्र आपने किया है बीबी नेतन्याहू का, वो एक बहुत ही शातिर है और उसका ये 45 साल का मंसूबा था कि अमेरिका को घेर के मिडिल ईस्ट में ला के फंसाना, वहां पे उसका 45 साल का ये मंसूबा था। तो मेरे ख्याल में जो मुझे खदशात हैं, मैं कहता हूं अल्लाह करे कि ऐसा ना हो कि कहीं ज़ायनस लॉबी जो है उसने दोबारा अपना घेरा वॉशिंगटन DC में टाइट ना कर लिया हो, जो कि मैं नहीं चाहता। और हर अमेरिकन की भी आवाज यही है, अमेरिकन भी वो चाहते हैं कि इनफ इज इनफ, इससे मूव करके महंगाई की तरफ तवज्जो दी जाए। इस वक्त देखा जाए, मैंने आपको 2 बताया, 14 मई एक ब्रेकिंग पॉइंट है, 14 मई की डेट है कि पहले भी प्रेसिडेंट ट्रंप का दौरा चाइना का डिले किया गया था, मजीद डिले किया जाएगा। और बट साहब एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, आप इसके अंदर चाइना का किरदार मजीद इन्वॉल्व होता देखेंगे, क्योंकि इस सारे सिनेरियो के अंदर जो सबसे ज्यादा सफर कर रहा है वो चाइना है। उनका तेल पहले वेनेजुएला से रोका गया और यहां से भी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से भी सबसे ज्यादा जो इसमें कंट्री सफर कर रहा है वो चाइना है। हालांकि यूरोप के अंदर भी लाइनें लग चुकी हैं, पेट्रोल की राशनिंग शुरू हो चुकी है और सारी दुनिया बेजार है इस जंग से। मैं उम्मीद करता हूं कि बल्कि बड़ा मुतवक्किल दुआ गो है इस बात पे कि अगले 13 दिन के अंदर अंदर इस चीज को परमानेंट सीज फायर किया जाए, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को खोला जाए और मेरा वतन अजीज मजीद सुरखरू हो और सारा सेरा जो है मेरे मुल्क के सर पे सजे।